नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कुछ घटना घटी है हमारे देश में। कोलकाता की कहानी है जिसको निर्भया 2 के नाम से भी जाना जा रहा है। आजकल अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है एक ट्रेनी डॉक्टर की किस तरह से हत्या कर दी जाती है। और उसका एक ट्रेनी डॉक्टर होती है जो अपने डॉक्टरी सीख रही होती है, उसी के साथ ये घटना को अंजाम दिया जाता है। कुख्यात अपराधी होते हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, उसकी इज्जत लूटते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं और फिर वहां से चले भी जाते हैं और जाके अपने घर में सो भी जाते हैं। ऐसी कुछ कहानी है निर्भया 2 की और ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं कहानी की। 9 अगस्त का दिन था। 9 अगस्त को सुबह 10 बजे एक फ़ोन आता है और बोलता है कि आप मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके पिता बोल रहे हैं क्या। वहाँ से आवाज़ आती है, हाँ जी मैं पिताजी बोल रहा हूँ उस डॉक्टर का, कि आप जरा जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुँच जाइए और आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना सुनता है तो पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगती है और वो कहता है कि शाम को तो हमारी बात हुई थी, आज अचानक इतनी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो दोबारा फ़ोन करता है, लेकिन वहाँ उधर से फ़ोन नहीं उठाया जाता। बार बार फ़ोन करने के बाद में उनका फ़ोन उठाया जाता है। वो बताता है कि शाम को मेरी बात हुई थी, जब तो वो ठीक थी, अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तो वो कहता है कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाइए, मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, क्योंकि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब पिता इस तरह की बात सुनता है तो वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है और इसी बात को सुन के उसकी माँ भी रोने लगती है कि हमारी रात को बात हुई थी, अचानक उसने आत्महत्या कैसे कर ली। और ये बात जो जो भी सुनता है, जिस तरीके से सुनता है, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, ऐसा कैसे हो सकता है एक डॉक्टर के साथ। इस घटना की जानकारी एक को नहीं हजारों लाखों लोगों को पहुंच जाती है कुछ ही घंटों में। और इसके बाद अचानक लोगों का हजूम सड़कों पे उतरने लगता है। जो भी सुनता है वही सड़क पे उतर जाता है और कहता है कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ इस तरह की क्रूरता और कायरतापूर्ण तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी को लेकर सभी सामाजिक संगठन, जो भी सुनता है वही नेता, अभिनेता, पब्लिक सब रोडों पे उतरने लगती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इसी वजह से ये घटना बहुत ही जल्दी आम लोगों तक पहुंच जाती है और जिसने इस हैवानियत को अंजाम दिया था उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने पहुंच जाता है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हिंदुस्तान में और इंसानियत के नाम पे किस किस तरह के भेड़िए रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं जो ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं, ऐसे जुर्म के लिए जाने जाते हैं। ऐसी कुछ कहानी होती है। आज मैं आपको इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है कोलकाता की लाल बाजार के पास मेडिकल कॉलेज की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं। इसी कॉलेज में एक पीजी की डॉक्टर होती है, ट्रेनी डॉक्टर होती है, उसकी कहानी है ये। रात करीब 11 बजे, 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे उसकी माँ का उसके पास फ़ोन आता है। माँ 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 को चिंता होती है। वो हर रोज़ माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुम कैसी हो, किस तरह से हो, खाना खाया कि नहीं खाया। लेडी डॉक्टर हंस के जवाब देती है, माँ तुम रोज़ इसी शाम तरह से फ़ोन करती हो, रोज़ यही सवाल करती हो। तो वो कहती है माँ को एक चिंता होती है अपनी बेटी की, इसी चिंता की वजह से मैंने आपको फ़ोन किया है। तो वो कहती है माँ मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना खाऊंगी, लेकिन मेरा अभी राउंड पे जाने का टाइम हो गया है। पहले मैं मरीजों को देखने के लिए जाऊंगी, राउंड लगा के आऊँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है और जो डॉक्टर होती है, जो ट्रेनी डॉक्टर होती है, वो अपने नित्य काम जो उनका होता है, एक पेशेंट को देखना, उसको किसको दवाई देनी, और वो सभी पेशेंटों के पास जाकर के दवाई देती है, इंजेक्शन लगाती है। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल का राउंड लगाने के बाद में वो उसको पता ही नहीं लगता कि रात के 2 बज गए हैं। 2 बजे तक वो रेगुलर अपनी सेवाएं देती रहती है, मरीजों के साथ लगी रहती है, पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करती है। उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ 2 जूनियर उसके सहयोगी होते हैं। उनसे पूछती है कि आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो वो कहते हैं जी हमने भी खाना नहीं खाया है। तभी वो तीनों साथ बैठकर खाना खाने का फैसला करते हैं, हंसी खुशी वो खाना खाते हैं। उसके बाद लेडी डॉक्टर जो होती है वो कहती है कि मैं थोड़ी थकान महसूस कर रही हूँ और मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। इसके बाद वो चौथी मंजिल पे बने सेमिनार हॉल में
चली जाती है आराम करने के लिए। डॉक्टर आराम करने चली जाती है, उसके बाद रात बदल जाती है, हो जाता है, सुबह के करीब टाइम होता है 6 बजे। 6 बजे जो भी उस डॉक्टर को देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर की हालत कुछ इस तरह की थी, जो भी देखता है वो अचंभे में पड़ जाता है कि ये आखिर कैसे हुआ। हुआ ये है कि उस डॉक्टर की शरीर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ रहता है और उसके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जहां उसको चोट के निशान ना हो। इस तरह की कंडीशन उसकी देखते हैं तो सभी चंबित रह जाते हैं, आखिर हुआ। उसकी आंखों में से, नाक में से, मुंह में से, शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जहां से उसको खून नहीं बह रहा हो, अर्धनग्न व्यवस्था में थी। अब डॉक्टर उसके बारे में उसके घर वालों को सूचना देते हैं और कहते हैं कि पहले वो बताते हैं कि बीमार है, उसके बाद दोबारा फ़ोन करके घर वाले पूछते हैं कि भाई रात को तो हमारी बात हुई थी, अचानक वो बीमार कैसे हो सकती है। उसके बाद फ़ोन पे बात बढ़ती है और कहते हैं कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। जब ये बात सुनते हैं तो और भी उनको सवालों का घेरा उनकी चारों तरफ मंडराने लगता है और फिर वो सवाल करते हैं कि हमारी रात को 11 बजे उससे बात हुई थी, वो खुश थी और बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन वो इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। कई प्रकार से घर वालों को सूचना दी जाती है कि भाई वो बीमार है, आत्महत्या कर ली है, जीवन लीला समाप्त कर ली है, इस तरह की सूचना उसके घर वालों को मिलती है। जैसे जैसे ये बात हॉस्पिटल के स्टाफ को मालूम लगती है, डॉक्टरों को मालूम लगती है, नर्सिंग स्टाफ को पता लगती है, सभी लोग विरोध करते हैं और सभी धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। ये बात कॉलेज से उठ के जब बाहर पहुंचती है तो वहाँ राजनीतिक पार्टी के दल के जो नेता होते हैं वो भी सड़कों पर उतर जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इसका धरना प्रदर्शन कर विरोध किया जाता है। लोग कहते हैं कि इसकी सूचना लोगों को गलत दी गई, इसके माता पिता को गलत दी गई और इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसी पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आते हैं और सरकार पे ही सवाल उठाने लगते हैं कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। मेडिकल कॉलेज में जो एक डॉक्टर के साथ घटना घटी है वो गलत हुआ है, दरिंदगी की हद तक इस तरह की अंजाम दिया गया है, इसलिए लोग बागों में गुस्सा रोष आ जाता है और वो सवाल या निशान उठाते हैं सरकार पर। मामला पुलिस के पास होता है, पुलिस चाहती है कि किसी न किसी तरह से इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। आनन फानन में उसके पिता को ये सूचना दी जाती है, बुलाया जाता है हॉस्पिटल में और उसकी लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता है, मेडिकल रिपोर्ट आती है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक अच्छी स्वभाव की नर्स जो डॉक्टर होती है, जिसकी उम्र 31 साल होती है, सभी के साथ उसका मैत्रिक भाव होता है, सभी से हंस के घुल मिलकर बातचीत करती है, कौन ऐसा दरिंदा है जो इस लड़की को या इस डॉक्टर को इस अवस्था में पहुंचा देता है जिसके शरीर के हर अंग को दांतों से काटा गया है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसकी आंखों में चश्मा के शीशे धंस गए हैं मारने पीटने से, उसका सर दीवार पर टकराया गया है। इस तरह की जो भी ये कहानी सुनता है लोगों में आक्रोश और गुस्सा फैलने लगता है और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं और सभी ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मुजरिम को पकड़ा जाए और इस बात का खुलासा किया जाए कि किसने इस तरह का काम किया है और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। यही मांग होती है लोगों की और ये जो खबर है ये आग की तरह फैलने लगती है, वायरल हो जाती है बहुत तरह से, सभी लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, प्रदर्शन होने लगते हैं, वी फॉर जस्टिस की मांग की जाती है। इसी बीच सरकार का बयान आता है, सरकार कहती है कि हम भी चाहते हैं कि इस तरह के दरिंदे को खूब बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए और इस मामले की एसआईटी द्वारा जांच करवाने की सिफारिश की जाती है, एसआईटी गठित कर दी जाती है। एसआईटी जब गठित हो जाती है तो एसआईटी पे भारी दबाव होता है, इसके चलते बाद जांच आगे बढ़ाती है और सीसीटीवी कैमरों से उसकी जांच की शुरुआत की जाती है। सीसीटीवी कैमरे में 4-5 लोगों जो सेमिनार हॉल के आसपास आते जाते हैं उनको देखा जाता है, उनमें से कुछ चिन्हित किए जाते हैं। गहन जांच करने के बाद एसआईटी को एक सबूत मिलता है जो ब्लूटूथ होता है कान में लगा के जिससे लोग बात करते हैं, उसका एक टूटा हुआ टुकड़ा एसआईटी को मिल जाता है। ब्लूटूथ जो होता है वो किसी न किसी अपराधी का था जिसने ये सब अपराध किया है या इस घिनौने काम को अंजाम दिया है।
एसआईटी के लोग जो कैमरे में 4-5 लोग चिन्हित करते हैं, उन सभी को बुलाया जाता है, सभी को कहा जाता है कि अपने अपने मोबाइल का ब्लूटूथ आप ऑन कीजिए। जब वो ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो उस ब्लूटूथ का कनेक्ट एक मोबाइल से हो जाता है। जिसके पास वो मोबाइल होता है उसका नाम होता है संजय राय। संजय राय ही वो शख्स था जिसके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, उस घटना को अंजाम तक पहुंचाता है। संजय राय पुलिस का वॉलंटियर होता है, जो पुलिस की सहायक वॉलंटियर के रूप में काम करता है। उसका हॉस्पिटल में आना जाना हर दम रहता था। उसका जब भी वो पुलिस हॉस्पिटल में आना चाहे आ सकता था, जब जाना चाहे जा सकता था। उसकी रोक टोक नहीं थी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो पुलिस वॉलंटियर होता है। जब ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तो पुलिस उसके मोबाइल को खंगालती है। मोबाइल को देखती है तो उसमें ब्लू फिल्में उसको मिल जाती है। ये लड़का जो अपनी माँ के साथ रहता था और उसकी बहन से इनकी अनबन रहती थी, बहन से इसका झगड़ा था, क्योंकि बहन को इसकी गंदी आदतों की वजह से परेशान थी, इसलिए उससे अक्सर बोलचाल बंद थी और अपनी माँ के साथ वो रह रहा था। इसकी जब कुंडली खंगाली जाती है तो पुलिस को पता लगता है कि ये इस तरह का ही लड़का है जो मोबाइल में गंदी गंदी पिक्चरें देखता है और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता रहता है, सबको तिहारता रहता है। इसने कई बार इसकी शादी हो चुकी है, कई बार इसका तलाक हो चुका है, क्योंकि ये जब भी शादी करता था और अपनी बीवी से मन भर जाता था उसको तलाक दे देता। इस तरह की इसकी हिस्ट्री निकल के सामने आती। वो सभी को अपना परिचय पुलिस वाले के रूप में देता है। सभी लोग सोचते हैं पुलिस स्टाफ में है, पुलिस विभाग में है। इसी तरह की कहानी होती है। उन्हीं जो उनकी बीवी को तलाक हुआ था उसी में से एक बीवी ऐसी भी थी जिसका भी कुछ इस तरह की परिस्थितियों में मर्डर हो जाता है या मर जाती है। उसकी भी जांच को दबा दिया जाता है, कोई शिकायत करने वाला नहीं होता है, तो उसके हौसले कुछ बुलंद हो जाते हैं इस तरह की, जब शिकायत उसके खिलाफ नहीं की जाती और पुलिस जब उसको अरेस्ट नहीं करती। इसने इस लेडी डॉक्टर के साथ बहुत हद तक दरिंदगी की होगी, उसके साथ मारपीट भी की होगी, क्योंकि उसने चिल्लाने की कोशिश की होगी अपने आप के बचाव के लिए। उसने उससे लड़ाई करी होगी क्योंकि उसकी एक हड्डी भी टूटी हुई थी। इस तरह से उसने काफ़ी विरोध किया होगा अपने आप को बचाने के लिए, उससे जंग लड़ी होगी। उस लड़ाई में उसकी हड्डी भी टूटी है। ये एक क्रूर किस्म का इंसान होता है जो अपने आप को बॉडी बिल्डर या बॉक्सर के रूप में पहचान करने की उम्मीद रखता है लोगों से। इसकी हष्टपुष्ट बॉडी और अपने आप को पुलिस विभाग का कर्मचारी बताता है, जिससे इसको रोकने टोकने में लोगों को दिक्कत होती है। कोई रोकता टोकता नहीं है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, ब्लूटूथ कनेक्ट के आधार पर जब पुलिस उससे पूछताछ करती है और उससे जब वो कुछ चीज़ों को कबूल कर लेता है, उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट ने उसको 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है और पुलिस इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है कि इसके साथ और भी कोई शामिल था या ये अकेला ही था, उस टाइम से शराब पी रखी थी कि नहीं पी रखी थी, और उसने उस लेडी डॉक्टर की किस तरह से हत्या की है और उसको क्यों मारा है। ये सभी तरह की जांच के पहलू है और सभी इसमें जांच कर रही है। लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। पुलिस ने काफ़ी धारा लगाकर, जो मर्डर की और बलात्कार की धाराएं होती है, उसमें मुकदमा दर्ज कर रहा है और जांच कर रही है। सरकार द्वारा कुछ ऐलान किया जाता है कि अगर इस मामले की पूरी तरह अच्छी तरह जांच नहीं हो पाई तो ये मामला सीबीआई के सुपर्द कर दिया जाएगा 23 तारीख के बाद में। लेकिन लगातार लोगों का दबाव बढ़ता है, लोग बवाल करते हैं। पूरे देश के डॉक्टर इस पे हड़ताल उतर जाते हैं। रेजिडेंस डॉक्टर जो होते हैं वो हड़ताल पे रहते हैं। पूरे देश से और सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव बढ़ता है और ये जांच की सिफारिश कर दी जाती है सीबीआई को। अब ये मामला सीबीआई के पास है और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इस घटना में जो ये प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के, जो एमडी होते हैं, वो भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी एक अच्छी डॉक्टर का सुरक्षित नहीं रख पाया, उसकी ध्यान नहीं रख पाया, तो ये मेरी जवाबदारी है। और इसी जवाबदारी के चलते वो इस्तीफा देता है। उसके बाद सरकार उसको नए पद पे बैठा देती है कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, हम आपको नया पद देते हैं। इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको दबाने का प्रयास किया जाता है कि इस्तीफा दिया जाता है। पुलिस प्रशासन और मेडिकल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है जिसको पूरी तरह से निभाया नहीं जाता है। गलत सूचना के आधार पर उनके माता पिता को बुलाया जाता है। इसी तरह के कई तथ्य हैं जिनकी जांच होनी जरूरी है। इसी को लेकर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
आज इस मामले की जांच सीबीआई को रेफर कर दी गई है। इसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को और कई जनहित याचिका लगाई हाई कोर्ट में। इन याचिकाओं का समाधान करते हुए कोर्ट ने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई ने इस केस की डायरी अपने पास ले ली है और शुरू से जांच दोबारा से चालू कर दी है और पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं कि इस दोषी दरिंदे को फांसी की सज़ा कम से कम मिले। इसी तरह की ये कहानी है। इसमें जो भी घटित होगा उसके बारे में हम आपको आगे कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह की इसकी जांच चल रही है, ये सभी तथ्य हम आपको बताएंगे। और आपसे अनुरोध है कि जो भी इस कहानी को सुने वो अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका समर्थन मेरे उत्साह को बढ़ाता है। मैं जो भी दोस्त मेरा इस पर कमेंट करेगा उसका मैं नाम कल के वीडियो पे बताऊंगा कि किसने कमेंट किया है, क्या बताया। इस घटना का पूरा विरोध हो रहा है और पूरे देश में ही आग की तरह फैलती जा रही है ये खबर। आज दिल्ली के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली है क्योंकि उनसे बात की गई है, उसको आश्वासन दिया गया है कि ड्यूटी पे आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। और सभी इंसाफ की मांग करते हुए लोगों ने आज काम पे लौटने लगे हैं। कई दिनों से सभी हॉस्पिटलों के डॉक्टर हड़ताल पे होने की वजह से पेशेंट और मरीजों को बहुत अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा था। आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसलिए आप सचेत रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।